वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। आज हम क्लास नंबर 11 जिसमें हम 51 से 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 10 क्लासेस देख चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलील फ्रीक्वेंसीज आर ट्रू। तो ये पूछे जो अलील फ्रीक्वेंसीज होती हैं उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सच है। द सम ऑफ एनी सेट ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1। If an allele is missing from a population, its frequency is 0. If there are two alleles at a locus, we know the frequency of one of them and then we can obtain the frequency of other by subtraction. If the population have the same gene frequency for a locus, both will be in Hardy-Weinberg equilibrium. तो ये आपकी 4 चॉइस दे दी इसने और ये आपको कॉम्बिनेशन पूछ रही है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही बनेगी। तो एक बार हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इससे पहले तो आपको पता होना चाहिए अलील होता ही क्या है। जीन तो सबको पता है, फंक्शनल हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। तो अलील क्या होता है, दीज आर द पेयर्स ऑफ द जीन्स ऑक्यूपाइंग ए स्पेशल स्पॉट। ठीक है ना, ऑन ए क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम पे ये पेयर ऑफ जीन्स हैं जिनका एक स्पेशल स्पॉट होता है, उस स्पेशल स्पॉट को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल स्पॉट को क्या बोलेंगे, लोकस। मतलब कि दीज आर द पेयर ऑफ द जीन्स दैट आर लोकेटेड एट लोकस। एंड इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, टू कंट्रोल सम ट्रेड्स। ठीक है, टू कंट्रोल सम ट्रेड्स। सम ट्रेड्स। ठीक है, तो अलील पता चल गया। अब ये है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। एक आपके थे GH हार्डी और दूसरा थे विलहेल्म वेनबर्ग। इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया था। इसको जैसे कि इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, आप लॉ बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं, ये सारी एक ही चीज़ होती है। तो इन्होंने क्या कहा था कि इफ़ जैसे कि एक सेकंड, अलील एंड जीनोटाइप्स, ये वर्ड मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ आप दोनों से ही फेमिलियर होते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये कह रहे हैं कि इन ए पॉपुलेशन अलील एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो होती है ना आपकी, कि इनकी अकरेंस, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसमें अकरेंस को, की फ्रीक्वेंसी होती है ना जो पॉपुलेशन में, गिवन पॉपुलेशन में, वो कांस्टेंट रहती है अगर उसमें कोई भी इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स नहीं है। ठीक है ना, कि आपकी अलील और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और उसके लिए आपको इवोल्यूशनरी फैक्टर्स जो है ना वो आपके नहीं होने चाहिए, इवोल्यूशनरी फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट रहती है जब इवोल्यूशनरी फैक्टर्स क्या नहीं होंगे। जब अब जैसे इवोल्यूशनरी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, आपका यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी म्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए, आपका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, फाउंडर इफेक्ट नहीं लगना चाहिए, इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी इवोल्यूशन हो सकता है किसी पॉपुलेशन में। तो बोल रहे हैं कि अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो पॉपुलेशन में आपकी अलीलिक और जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये बोला था हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ने। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। इससे पहले एक बार एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि जैसे फ्रीक्वेंसी है, ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के लिए देख लेते हैं। होमोजाइगस, ये भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस के लिए इन्होंने क्या कहा था कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, p² मान लो। और मान लो ये है, ये डोमिनेट के लिए हो गया और रिसेसिव के लिए हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, q²। अगर हेट्रोजाइगस पेयर है तो उनको जैसे ये होता है रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होमो के लिए, ये हेट्रो के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था उनकी फ्रीक्वेंसी ये रहती है। तो ओवरऑल एक पॉपुलेशन में दोनों, तो उसको जैसे इसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें तो स्टेटमेंट ये बन जाती है आपकी इक्वेशन, p² प्लस में q² प्लस में 2p/q। दिस विल बी कांस्टेंट टू इक्वल टू 1।
तो अब ये देखो स्टेटमेंट देखो, सम ऑफ एनी सेट ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी आइदर इट कैन बी होमो और हेट्रो, उस फ्रीक्वेंसी का सम क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इफ़ एन अलील इज़ मिसिंग फ्रॉम ए पॉपुलेशन इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 0। ऑब्वियसली अगर जिस चीज़ की अलील के कोई ट्रेट ही नहीं होगा तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 ही होती है। इफ़ देर आर 2 अलील्स एट ए लोकस वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। देखो अगर हम में से एक की भी फ्रीक्वेंसी पता है तो इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को सोल्व करके आप दूसरे की निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। इफ़ 2 पॉपुलेशन हैव सेम जीन फ्रीक्वेंसी फॉर ए लोकस बोथ विल बी इन हार्डी एनिमल इक्विलिब्रियम, नहीं, ये नहीं है, क्योंकि आपकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत सारे अजम्पशन माने थे इन्होंने, उसके लिए या एक तरह से इन्होंने आइडियल सिचुएशन की बात करी थी। तो इसको इसमें मेंशन करना चाहिए कि सराउंडिंग कंडीशंस आपके कैसे हैं, उसमें कोई इन्फ्लुएंसरी फैक्टर है या नहीं है। तो काफ़ी वेव स्टेटमेंट है, हम इसको सही नहीं मानेंगे। तो आपकी चॉइस बन जाएगी डी, ए बी सी ओनली। अच्छा, इन्होंने कुछ इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ अजम्पशन माने थे, टोटल 7 अजम्पशन थे। अगर मैं आपको हो तो जैसे कि मैं उनको लिस्ट कर देता हूँ, एक सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनकी इक्वेशन थी, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इनकी जो 7 अजम्पशंस थी वो कौन कौन सी थी? एक तो डिप्लॉयड के लिए था कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड होना चाहिए। डिप्लॉयड हैप्लॉयड आपको पता है कैसे क्या होते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड होते हैं जो जिसमें क्रोमोसोम नंबर n होते हैं, मतलब हाफ होते हैं। डिप्लॉयड में 2 जैसे मेल फीमेल गैमेट मिलकर 2n बनाते हैं, इसमें हैप्लॉयड में सिंगल होते हैं। इन्होंने क्या कहा था, डिप्लॉयड होना चाहिए आपका ऑर्गेनिज्म, और उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होना चाहिए, सिर्फ सेक्सुअल होना चाहिए। सेकेंड एग्जप्शन ये थी। तीसरी एग्जप्शन इन्होंने मानी थी कि जो आपकी जनरेशन है वो नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। इसके बाद चौथी इन्होंने मानी थी जो मेटिंग है आपकी रैंडम होनी चाहिए। इसके बाद मानी थी जो पॉपुलेशन साइज है ना ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होना चाहिए, सैम्पल साइज मतलब काफ़ी लार्ज सैम्पल साइज चाहिए आपको। और जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है ना इक्वल होनी चाहिए सेक्सेस में। ऐसा नहीं है कि एक अलील में फ्रीक्वेंसी कुछ है दूसरे अलील में सी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो इक्वल होनी चाहिए। लास्ट क्या मानी थी इन्होंने कि आपकी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि कोई माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये टोटल 7 एजम्पशन थे। इसके बेस पे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट दिया था, तब जाके आपकी किसी भी पॉपुलेशन में जो आपकी अलीलिक और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये पूछ रहे हैं कि एक तो देखो सेक्स लिंक्ड यानी कि हेरिडिटरी में ट्रांसफ़र होंगे, रिसेसिव होते हैं जो एक्सप्रेस करते नहीं हैं, यूजुअली नहीं करते हैं, क्योंकि अदर जो होते हैं ना डोमिनेंट होते हैं वो एक्सप्रेस कर जाते हैं, मतलब इसमें कैरियर होने की चांसेस हो सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि तो अच्छा ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें पूछ रहे हैं कि जैसे फर्स्ट चॉइस में अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर्स एंड अफेक्टेड और कैरियर मदर्स। सेकंड चॉइस में पूछ रहे हैं मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल, द ट्रेट नेवर स्किप्स जनरेशन, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज सेक्स लिंक ट्रेट्स आर फाउंड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अभी देखो ये थर्ड स्टेटमेंट वैसे ही गलत लग रही है, द वास्ट मेजर सॉरी ये तो डी है ना। थर्ड स्टेटमेंट जिसमें कह रहे हैं द ट्रेट नेवर स्किप जनरेशन, क्योंकि इसने रिसेसिव बोल दिया तो ऑब्वियसली जनरेशन स्किप हो सकती है, उसमें कैरियर हो सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, तो इसका सीधा आंसर बन रहा है आपका ए बी डी, क्योंकि थर्ड चॉइस आपकी गलत है। अब बाकी उसको देख लेते हैं कि देखो एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस होती क्या है। एक्स लिंक से एक्स लिंक एक ही बात होती है कि जिसमें आपके जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं ना वो पास ऑन होते हैं फ्यूचर जनरेशन को। और ये कब पास होंगे, जब आपकी म्यूटेशन होती है एक्स वाले क्रोमोसोम पे। जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो आपके पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू म्यूटेशन, ठीक है ना, और वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा। अब ये तो आपको पता है ना, जैसे मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर जैसे मेल है, अब जिसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है आपका,
तो अगर इसी पे ही म्यूटेशन आ गई तो तभी तो आगे जाके ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन फीमेल में आपके 2 एक्स क्रोमोसोम हैं। तो मेल के लिए क्या कंडीशन बनती है, लिख लेते हैं इनको। इन मेल्स, क्योंकि इसके पास एक ही सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, तो म्यूटेशन जो होगी ना सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे होती है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है ना। कि मेल्स में क्या कंडीशन बन गई आपकी कि म्यूटेशन होने के लिए सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे होना चाहिए। अब सेकंड, जैसे कि फीमेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीमेल है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं ये फीमेल के लिए। तो फीमेल में म्यूटेशन कब होएगी, जब आपकी दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होंगे ना, वो इफेक्ट होंगे, तभी आपकी फर्दर म्यूटेशंस होगी। तो इन फीमेल्स क्या कंडीशन होती है, जो दोनों 2 पेयर है ना इसमें, एक्स एक्स वाले मान लेते हैं, जब दोनों पे म्यूटेशन होगी तभी आपकी इनहेरिटेंस आगे ट्रांसफ़र होगी। वो अगर एक कंडीशन ये भी मान सकते हैं कि आपका इफ़ ओनली द फादर और द मदर हैज़ म्यूटेटेड एक्स लिंक जीन देन यूजुअली डॉटर्स आर नॉट अफेक्टेड। क्योंकि जी ना, अब इसमें देखो इनके जो प्रोजनी बनते हैं, जो चाइल्ड बनेंगे, अब फर्दर इनके चाइल्ड के भी 4 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। वो तो आपने देखा भी होगा, चार्ट बना भी रखे हैं सभी ने, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है ना सभी ने, उसी के बेस पे ही तो होता है। अब देखो जैसे इनके पेयर बनते हैं ना, एक्स वाई एक्स एक्स होता है, तो इधर एक्स एक्स बनते हैं, इधर भी एक्स एक्स बनेगा, तो इधर एक्स वाई बन जाएगा, इधर एक्स वाई बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा, यही की बात होती है, ठीक है। तो इनकी प्रोजनी की पॉसिबिलिटी ये होगी। अब ये देखिए कि एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल चाइल्ड होंगे, एक्स वाई क्रोमोसोम है तो आपका मेल चाइल्ड का बोर्न होगा, ठीक है। तो अगर आपका फादर और मदर है ना, इनमें जो एक्स लिंक्ड जीन है ना वो सिर्फ एक है, यानी कि या तो फादर में है या फिर इधर मदर में है, तब क्या होता है, क्योंकि देखो अगर मान लो ये इफेक्टेड होगा, एक्स इफेक्टेड होगा, तो इनहेरिटेंस पास होगी फीमेल के, जो जैसे कि इनसे जो चाइल्ड बनेंगे हो, लेकिन जो फीमेल से चाइल्ड बनेंगे उनमें तो नहीं होगा ना, तो वो नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे, लेकिन मतलब कि उनमें रिसेसिव होगा वो नेचर, लेकिन उनको कैरियर बोलेंगे क्योंकि वो इफेक्ट नहीं हुए डिजीज से, ठीक है ना। कि वन विल बी इफेक्टेड एंड अदर विल बी नॉर्मल, ये समझ गए ना। क्योंकि एक मदर, जैसे कि मान लो एक्स ये है ना कि एक्स का है, तो ये डिजीज़ आपकी शो होने के लिए क्या चाहिए, आपके दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो अफेक्ट होने चाहिए। अब सिंगल होगा तो क्या होता है, वो उस चीज़ में रिसेसिव चीज़ हो जाती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कैरियर बन जाते हैं वो लोग। अब ये करियर कल को फ्यूचर जनरेशन में आगे इस डिजीज़ को कोज करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपकी डिजीज़, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, जो आपका ट्रेट्स हैं वो उसको कैरी ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर जैसे कि मदर हैं वो अगर इफेक्टेड हैं, अगर आपकी जो सन, जैसे सन में ऐसे होता है एक्स वाई, अगर इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से उसके पास आ रहा है और यही अफेक्टेड है और फादर का नॉर्मल है, तो फादर से तो चांसेस ही नहीं है एक्स वाले के, तो इसमें क्या होगा, सन से इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही पेयर होता है, एक ही सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन डॉटर के केस में हमने क्या देखा, क्योंकि उसके पास 2 पेयर हैं, तो एक पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, ये एक्स यहाँ से भी आ सकता है, फादर से भी आ सकता है, और एक एक्स मदर से भी आ सकता है। तो अगर वो फादर की साइड से आया है तो इफेक्टेड है, तब भी वो कैरियर बनेगी। मदर से अगर मान लो सिंगल आया तब भी वो कैरियर बनेंगे। तो मेन डिपेंड करता है आपके फादर मदर में, जो ऑलरेडी अगर मदर आपकी कैरियर है ना, तो आपको मदर्स के थ्रू डॉटर में आएगा। लेकिन उसके लिए दोनों, अगर डॉटर में 100% चाहिए तो दोनों का ही होना ज़रूरी है, तभी दोनों वो आपका वो बन जाएंगे, मतलब उसके इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम द अफेक्टेड फादर्स एंड अफेक्टेड और करियर मदर्स। ओबियसली जब इनके फादर और मदर होंगे या फिर उनकी करियर मदर्स होगी ना,
तभी अफेक्टेड फीमेल्स होंगी। ये समझ पा रहे हैं ना, कि अगर देखो फादर नॉर्मल हो गया तब भी वो कैरियर बन सकती हैं अगर उसकी मदर में है, अगर उनकी मदर ऑलरेडी कैरियर है और फादर नॉर्मल है तब भी वो अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही होगी। मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल। अगर ये देखो, इस स्टेटमेंट को देखो कि मेल्स अगर अफेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली उनके कल को सन्स में जैसे कि सन में ज़्यादा जाना चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक्स लिंक्ड है तो उनके ट्रांसफ़र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मदर से भी पास ऑन होता है। अब मेल चाइल्ड के लिए तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है ना, लेकिन जो सेकंड क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर से भी आ सकता है, फादर से भी हो सकते हैं। ट्रेड्स नेवर स्किप ए जनरेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैरियर होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो कैरियर होने के उसमें वो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो आपका ट्रेड, तो वो स्किप हो जाती है जनरेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स आर फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, ऑब्वियसली तभी तो आगे ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। आपके दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, क्वालिटेटिव ट्रेड्स और होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन से क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के फीचर हैं। चार चॉइस दी हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। देखो जैसे इसने दो चॉइस दी ना, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, यानी इन दोनों में से एक चॉइस जरूर ठीक होगी। पॉलीजेनिक कंट्रोल और डोमिनेंटली इनहेरिटेड। तो वैसे तो इसने चॉइस ने, अगर मान लो कोई ऐसी चॉइस दे रहा सी एंड डी, तो वो ऑब्वियसली गलत हो जाती। तो एक बार आपको इसके बारे में बता देता हूँ, क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं। जो आपके क्वांटिटेटिव, एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं इसको। कैसे, जो आपके इस साइड क्वालिटेटिव ट्रेड्स आ जाएंगे, इस साइड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं ये कंट्रोल होते हैं मल्टीपल जीन्स के थ्रू, कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। मतलब कि मल्टीपल जीन्स से कंट्रोल है, इसको मैंने कि इनको पॉलीमॉर्फिक ट्रेड्स भी बोल देते हैं, फिर पॉलीमॉर्फिक ट्रेड्स, ठीक है ना। इनको हम, क्योंकि ये मल्टीपल जीन से कंट्रोल होते हैं, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, पॉलीमॉर्फिक। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे आपका बीपी होता है, हाइट होती है, आपका वेट होता है, आईक्यू होता है, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, मल्टीपल जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो ये आपके क्वांटिटेटिव ट्रेड्स बन गए। क्वांटिटेटिव, जैसे क्वांटिटी होता है ना, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटेटिव से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मल्टीपल से कंट्रोल होते हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जैसे आपने ये भी देखा, बीपी और वेट, आईक्यू, ये सारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, एनवायरनमेंट का इन पे इफ़ेक्ट होता है। और इनमें क्या होती है, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ इनहेरिटेंस होती है, कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब होता है कि कंटिन्यूस सीक्वेंस होने की वजह से ना इनमें चेंज आता है ना, जो ग्रेजुअली चेंज आता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आपका हैंड स्पैन हो गया और आपकी आर्म लेंथ हो गई, आपकी हाइट हो गई आर्म की, मतलब जो आपकी ओवरऑल हाइट है। तो अब इसी के जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं वो सारे इनके अपोजिट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, सिंगल जीन से कंट्रोल होते हैं। और वो क्या, जैसे कि इनका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट फेमस एग्जांपल है ब्लड टाइप्स का, ठीक है ना, कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है ये। अब आपने मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट देखा हो, तो उसने जो ट्रेड्स लिए थे उसमें जैसे कि जो हाइट थी, प्लांट हाइट थी, जो उसके सीड कोट की कवरिंग थी, वो भी उसी का ही एग्जांपल होते हैं। सीड का जो कलर होता है वो भी उसी का एग्जांपल है। और क्योंकि इसमें सिंगल पेयर से कंट्रोल होते हैं तो ये इतने कॉम्प्लेक्स भी नहीं होते, सिंपल होते हैं।
इन पे एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। डिसकंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं, तो इनमें चेंज आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। जैसे कि इसका सबसे जैसे मोस्ट फेमस एग्जांपल है इस कंडीशन का, आपने आई कलर देखा होगा लोगों का, जो पेरेंट्स की आई कलर होती है वही बच्चे में आ जाती है, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। एक आपको जैसे लोब्ड ईयर होते हैं, कि लोब होते हैं ना, ईयर थोड़े लटके से होते हैं, या लोबलेस ईयर हो, ये क्या है, दोनों डिसकंटिन्यूस स्टेट्स का है। ये आगे मतलब चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपका क्वांटिटेटिव ट्रेड समझ गए ना, क्या होती है निकुल में, कंटिन्यूस वेरिएशन होती है और पॉलीजेनिक कंट्रोल होता है। तो ये होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। और ये जो जो है ना डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, किसका एग्जांपल हो गया, क्वालिटेटिव ट्रेड्स का। डोमिनेंटली इनहेरिटेड क्यों है, क्वालिटेटिव ट्रेड्स, वो ये क्वालिटी पास ऑन करना चाह रहे हैं, वो बस बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर द ट्रू फॉर फीमेल पेल्विस। पेल्विस रीजन के लिए पूछ रहे हैं कि कौन सा फीचर आपका बिल्कुल सही है। तो आपके फर्स्ट चॉइस है, सब प्यूबिक एंगल इज़ वाइडर मोर देन 90%। सैक्रम होती है, जिसे ये पता है ना, सैक्रम नंबर जो आपका सर्वाइकल कंप्लीट बोन होती है ना, सर्वाइकल बोन होती है, क्या बोलते हैं, ये जो मिड वाली बोन होती है एस शेप, उसमें जो रीजन आता है सैक्रम, वो वाला। सैक्रम इज़ नैरो एंड मोर कर्व्ड। ग्रेटर सियाटिक नॉच इज़ वाइडर मोर देन, ये गलत एंगल टाइप हो गया। मसल अटैचमेंट्स आर लेस रोबस्ट, ये 68 डिग्री आ जाएगा इधर, ठीक है ना। तो ये 4 चॉइस है, इनमें से कॉम्बिनेशन बताना है कि फीमेल पेल्विस से रिलेटेड कौन सी चॉइस आपकी बिल्कुल सही है। तो अब इन जैसे कि अगर आपने फीमेल एनाटॉमी देखी हो, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो फीमेल पेल्विस जो होता है कंपैरेटिवली मेल, जैसे आपने आर्कियोलॉजी में देखा हो ना, बोन को देख के बताते हैं कि कैसे कि ये फीमेल फोजिल है या मेल फोजिल है। तो क्यों देख पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जैसे नेचुरली क्या होता है, मेल और फीमेल में बॉडी साइज में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे डेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं, आपके जो स्कल रीजन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे स्कल में आपका जो ओसिपिटल रीजन है वो डिफरेंस होता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है थोड़ा। ऐसे ही सुप्रा ऑर्बिटल रीजन होता है, उसको देख के डिफरेंस बता सकते हैं। ये सारे आपका आर्कियोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ते हो इस चीज़ को, उस टाइम में अगर आएगा तो आपको और भी अच्छे से करवाएंगे। अभी के लिए देख लीजिए, जो फीमेल पेल्विस हैं वो लार्जर होते हैं, वाइडर होते हैं, और यूजुअली क्या होते हैं, थोड़े से डेलिकेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। एंगल ऑफ द फीमेल जो प्यूबिक आर्च होता है वो कंपेरेटिवली क्या होता है, वाइडर होता है। और क्या होता है, जैसे जो आपका पेल्विक बेसिन होता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस होता है। और कल को बेसिन, ये जो बोन होती है ना, ये जो लोअर बोन बनती है वो थोड़ा स्पेशियस होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और वो लेस फनल शेप होता है ना, थोड़ा स्पेस होता है। मेल्स में क्या होता है, मोर फनल शेप होती है। कल को बेबी की डिलीवरी करने के लिए वो काफ़ी यूज़फुल भी होती है। तो वाइडर होता है, ये चॉइस आपकी बिल्कुल ठीक हो गई। ये जो सैक्रम इज़ नैरोअर एंड मोर कर्व, नहीं, ये मेल्स का करेक्टरिस्टिक है, तो आपकी गलत हो गई। ग्रेटर सियाचिक नोच इज़ वाइडर, हाँ ये ऑब्वियसली। मसल अटैचमेंट्स आर लेस रोबस्ट, हाँ क्योंकि ये मेल, रोबस्ट तो मेल में होती है ना ज़्यादा, तो आपकी ये चॉइस हो गई, ए सी एंड डी। नेक्स्ट चॉइस देखते हैं, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द डाउन सिंड्रोम्स आर करेक्ट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा। ये पूछा कि डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, द कोज ऑफ एन नॉन डिसजंक्शन व्हेन क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। आपको ये माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना। एक होता है माइटोटिक डिवीज़न, एक होता है मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न में जो आपकी जो स्टेजेस आती है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था ना उससे रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप नहीं गए तो आपकी क्लास 11-12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। एक चैप्टर देखना रिप्रोडक्शन का, उसमें है।
अगर कोई डिटेल क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊँगा। द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज ड्रामेटिकली इन मदर्स ओवर एज ऑफ 40, मतलब कि कल को जो मदर बनती है 40 साल से ऊपर की एज के बाद जो मदर बनती है उनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव नॉर्मल IQ, तो ऑब्वियसली नॉर्मल IQ तो नहीं होता। अब आपने डाउन सिंड्रोम देखा है ना, छोटे छोटे जैसे कि अजीब से फेस के कंपेरेटिवली चौड़ा सा फेस होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करूँगा आपको। अभी इसको देख लीजिए कि जो आपका वैसे इसको बोलते ना कि अफेक्टेड इंडिविजुअल है एक्स्ट्रा ऑटोसोम और कोज इज़ ए नॉन डिसजंक्शन व्हेन क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब वो डिफरेंट नहीं हो पाता और उसमें क्या कंडीशन हो जाती है, ट्राइसोमी वाली कंडीशन हो जाती है, एक एडिशनल पेयर जुड़ जाता है उस पर। मैं ये नंबर आपको सीक्वेंस से आपको बस ये नंबर याद रखना। तो इसकी वजह से क्या होता है, या तो फुल कॉपी बन जाएगी या इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी, पार्शियल कॉपी बन जाएगी आपकी क्रोमोसोम नंबर 21 की, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके फिजिकल ग्रोथ डिलेज होने लग जाते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है आप में, और फेशियल फीचर्स आपके थोड़े चेंज हो जाते हैं, उनमें भी थोड़ी सी डिसेबिलिटी रहती है। ये एक तरह का आपका क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपकी तीनों चॉइस सही हो गई, ABC। आपकी 4th चॉइस ये तो ईजी सी थी, ये गलत होगी। तभी बोलते हैं कि जैसे फीमेल्स की जनरली लो एज में शादी हो जाती है 30 तक 40, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप 30 तक जनरली से शादी कर लीजिए। वैसे तो कोई बुरी चीज़ नहीं है 35 भी करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका पेपर आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, 14 तारीख को आपका पेपर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। बिना रिवीजन के अच्छे से तैयारी के पेपर पास नहीं होगा, ये पक्की बात है। तुक्के नहीं लगते हैं, चाहे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। आपको कम से कम बेस नॉलेज होनी चाहिए, और बेस नॉलेज धीरे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए कुछ, ताकि आप फेमिलियर भी हों एग्ज़ाम पैटर्न से, और वो आपको कल को पेपर में हेल्प भी करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।